भैया बहनों, शुभ आशीष। आप पढ़ रहे हैं पाठ 14 ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय ने लिखा है। जहाँ तक पढ़े थे हम उसके आगे से आज अध्ययन करेंगे। आपने पढ़ा था कि विशेष राजा ने प्रवीण महाशय को खाने का निमंत्रण दिया है। उस निमंत्रण को पाकर के वो बेहद उत्सुक हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। प्रवीण ने एक बार फरे बाजार का चक्कर लगाया। फरे माने पूरे बाजार का, पर जी ना भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, पर वह भी निष्फल। निष्फल माने सफल नहीं हुआ। तब वह खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज जी बिफाते का कारोबार करते थे। बिफाते माने बिफारती, जिसमें बिंदी, नेल पॉलिश माने सौंदर्य से संबंधित सामान मिलते हैं, उसे कहते हैं बिफाते का सामान। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम ना चुका सके। प्रवीण को देखकर बोले, महाशय जी, अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले। ऐसे 150 ग्राहक मिल जाए तो दिवाला ही हो जाए। दिवाला माने सब बर्बाद हो जाए। अब तो बहुत दिन हो गए। प्रवीण की बाहें खिल गई, दिली बिराद पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज जी। इन दिनों काम इतना ज़्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था। रुपए तो नहीं हाथ आते, पर आपकी दुआ से कदर फिनाफों की कमी नहीं। 2-4 आदमी घेरे ही रहते हैं। इस वक्त भी राजा साहब अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दावत है। दावत माने निमंत्रण। रोज ऐसा कोई न कोई मौका आता ही रहता है। यहाँ लिखा है कदर निफाफों माने सम्मान करने वालों। हाफिज समद प्रभावित होकर बोला, अच्छा, आज राजा साहब के यहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे बाकमालों की कदर रईस ही करते हैं, और कौन करेगा। सुभान अल्लाह। आप इस जमाने में बक्ता हैं। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीबों को ना भूल जाइएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक पूरा बिफाता तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना की आमदनी है। प्रवीण को 2.5-3 लाख कुछ तुच्छ जान पड़े। जमा खर्च है तो 10-20 लाख कहने से क्या हानि। बोले, 2.5-3 लाख, आप तो उन्हें गालियां देते हैं। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाज तो 20 लाख का है। इलाका है, मकानात है, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा, यह दुकान आपकी है, बस इतनी ही अर्ज है। अरे मुरादी, जरा 2 पैसे के अच्छे से पान बना ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज़ पसंद हो तो दिखाऊं। आपसे तो घर का वास्ता है। प्रवीण ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो मुआफ कर रखिए, वहाँ देर होगी, फिर कभी हाजिर होऊंगा। यहाँ से उठकर वह एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था। इन्हें खड़े देखकर आंखें उठाई। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया शहर में, इस शहर में ही नहीं, समझा रुपए देने आए हैं। शायद इस शहर में हैं ही नहीं, समझा रुपए देने आए हैं। बोले, भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों दर्शन नहीं दिए। रुक्का कई बार भेजा, मगर प्यादे को आपके घर का पता ही ना मिला। मुनीम जी, जरा देखो तो आपके नाम क्या है। प्रवीण के प्राण तकाजों से सूख जाते थे। तकाजों माने तगादों से। पर आज वह इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवच धारण कर लिया है, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता। आघात माने प्रहार। बोले, जरा इन राजा साहब के यहाँ से लौट आऊं तो निश्चित होकर बैठूं। इस समय जल्दी में हूँ। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हजार रुपए आते थे, फिर भी उनका दामन ना छोड़ता था। 1 के 3 वसूल करता। उसने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा, जिनका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए महाशय, राजा साहब 1 दिन के हैं, हम तो 12 मास के हैं। भाई साहब, कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए। अब तो होली आ रही है, मौका हो तो जरा राजा साहब के
खजांची से कहिएगा पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा हुआ है, अब तो सफाई हो जाए। हम सब ऐसा कौन सा नफ़ा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ही ना लें। प्रवीण ने कहा इस समय तो पान वान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक़ है और मेरा इतना सम्मान करते हैं तो अपना भी धर्म है कि उनके कारण कष्ट ना हो। हम तो गुण ग्राहक चाटते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करे, अगर किसी को रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं है। प्रवीण जी राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुँचे। 2 दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थी। वर्दी पोस दरबान द्वार पर खड़े थे, एक सज्जन मेहमान का स्वागत कर रहे थे। प्रवीण जी को देखकर वह जरा झिझके, फिर उन्हें सिर से पाँव देखकर बोले आपके पास नवेद है? प्रवीण की जेब में नवेद था, पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों नवेद मांगा जाए, औरों से भी तो क्यों ना पूछा जाए। बोले जी नहीं, मेरे पास नवेद नहीं है। अगर आप अन्य महाशयों से मांगते तो मैं भी दिखा सकता हूँ, वरना मैं इस भेद के लिए अपमान की बात समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे और द्वार से लौट गए। नहीं नहीं महाशय, अंदर चलिए, मुझे आपसे परिचय ना था, बेअदबी माफ़ कीजिए। आप ही ऐसे महानुभावों से तो महफिल की शोभा है। ईश्वर ने आपको वह वाणी प्रदान की है कि क्या कहना। इस व्यक्ति ने प्रवीण को कभी न देखा था, लेकिन जो कुछ उसने कहा वह हर एक साहित्य सेवी के विषय में कह सकते हैं, और हमें विश्वास है कि कोई साहित्य सेवी इस दाद की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रवीण अंदर पहुँचे तो देखा 12 दरी के सामने विस्तृत और सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे अपना प्रकाश फैला रहे हैं। मध्य में एक हौज है। हौज में संगमरमर की परी के सिर का फव्वारे की फुहार रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्रधनुष पिघलकर ऊपर से बरस रहा है। हौज के चारों ओर मेज लगी हुई थी, मेज पर सफ़ेद मेजपोश, ऊपर सुंदर गुलदस्ते। धन्यवाद भैया बहनों, पाठ लंबा है, कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।